हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इजी चैप्टर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 इसको कंप्लीट कर लिया था। इस एक्सरसाइज में 3 वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, वो कैसी लाइन्स हैं। तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को हम कंप्लीट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे बच्चे, इस एक्सरसाइज में जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे, एक तो हमें ये जो दो लाइंस दे रखी हैं, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस, एक तो इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है, सामने दिख रहा है। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास इनकी जो दो लाइंस आएंगी, एक एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, तीनों मिलकर, ये लाइंस तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रही होंगी। उस ट्राइंगल के हमको यहाँ पे वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और ग्राफ वाला अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भाई ऐसा ही आता है, जिसमें ट्राइंगल, कभी कोऑर्डिनेटर ऐसा कुछ पूछता है, वर्टिसेस निकालो, कभी एरिया निकालो। तो इस क्वेश्चन में एक तो वर्टिसेस तो हम निकालेंगे, साथ में मैं इस ट्राइंगल का आपको एरिया भी निकाल के बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा, इसने क्वेश्चन एक्स एक्सिस का दिया है, तो अगर वाई एक्सिस के साथ ये लाइंस कोई ट्राइंगल्स बना रही हैं, तो उसका एरिया या उसके कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे निकालने ट्राइंगल के, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी अच्छे हैं बट बहुत इजी हैं, 7th पे थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। मेरे बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंटी मैंने आपको सिखा रखा है, मेरे बच्चे वो कंडीशंस याद कर लो। उन कंडीशंस के बिना ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जब भी आप पेयर सॉल्व कर रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अरे यार, सॉल्व करने से पहले उस पेयर को देख लिया करो, सॉल्यूशंस कैसे आने वाले हैं, वो सिस्टम कैसा है। यहां देखो, आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल बन रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो इसने पेयर लिया है, उसमें देखो A1/B1 निकाला, A/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला। वैसे C1 C2 निकालने की इस केस में जरूरत नहीं है। A1/A2 और B1/B2 दोनों नॉट इक्वल आ रहे। तो ये कौन सी कंडीशंस हो गई, जिसमें हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। बच्चे मेरे, ये कंडीशन जरूर याद करना। सेकंड भी पेयर देखो ले रखा है, इसमें तीनों इक्वल आ रहे हैं, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, और जो लाइंस होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, वो कॉन्साइड्स कर रही होंगी एक दूसरे के साथ, और साथ में जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कभी भी हमारा जो सॉल्यूशन है, जहां वो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, चाहे यूनिक निकले या फिर बहुत सारे निकले, तो जो सिस्टम है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना के दिया है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है, बस इतना याद रखो, ठीक है। नाउ द थर्ड केस, तो थर्ड केस में देखो ये वाला कंडीशन, तो ये डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें मैंने आपको आई थिंक 13 क्वेश्चन करवाए हैं। यार वो क्वेश्चन जरूर कर लेना जिसमें कंडीशंस के बेसिस पे हमें के, ए, बी, लैम्डा ऐसा कुछ वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। वो लेक्चर तो आपने जरूर देखना है। तो थर्ड केस में कौन सी कंडीशन है ये, जिसमें सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, देयर इज नो सोल्यूशन। और लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। अब ये कंडीशंस क्यों मैंने आपको रिवाइज करवा दी, क्योंकि 3.2 में ज्यादातर इन्हीं का काम है। ग्राफ पे है ये पूरी एक्सरसाइज हमारी, ठीक है। तो देखिए, अभी हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स मिल रहे हैं, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। 3.1 में भी आप सीख चुके हो, दो और आपके पास आ गई। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, इस स्टेटमेंट को हम फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, और फिर हम देखेंगे उसको ग्राफिकली, कि ग्राफिकली सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं। तो हमें इसको ग्राफिकली यहां पे पूछा हुआ। तो मेरे बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. वैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी ज्यादा इजी है कि अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, सोचो,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज आपको पहले ही पता चल रहे। सर वो कैसे? अरे भाई मैथमेटिक क्यूज में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? 10। समझना इसको, 10 बच्चे टोटल, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। ठीक है, टोटल 10 बच्चे हो गए, 10 स्टूडेंट्स हो गए। अब आगे क्या है? दूसरी कंडीशन देखें तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यार गर्ल्स ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं गर्ल्स, तो फिर बॉयज कितने हुए, गर्ल्स कितनी हुई? टोटल 10 बच्चे हैं। करो ना इनको डिस्ट्रीब्यूट 10 बच्चों को गर्ल्स और बॉयज के हिसाब से, इस कंडीशन को देखते हुए। गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज। मेरे बच्चे अगर मैं यहां बॉयज 3 लेता हूं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 7। अगर बॉयज 3 लेता हूं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 7। तो इस कंडीशन पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सर यहां पर नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर है, क्योंकि बॉयज 3 है तो गर्ल्स 7 है, तो 4 ज्यादा हुई ना गर्ल्स। देख लो, मैं बोलता हूं बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स कितनी हुई? फिर गर्ल्स 6 हुई। अब इस सिचुएशन में गर्ल्स कितनी ज्यादा आ रही हैं बॉयज से? 2 ही ज्यादा आ रही हैं, तो 4 बॉयज तो हो नहीं सकते। मतलब जो सिचुएशन दे रखी है उसे हम सोच कर भी कर सकते हैं, और कोई केस बनेगा ही नहीं 7 और 3 के अलावा। 7 गर्ल्स होंगी और 3 बॉयज होंगी। अगर आप गर्ल्स को लेते हो 9 तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 1। तो ऐसा तो है नहीं, गर्ल्स तो 4 मोर होनी चाहिए। इस केस में अगर बॉयज 1 है और गर्ल्स 9 है तो गर्ल्स कितनी ज्यादा होगी? गर्ल्स तो 8 ज्यादा हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। चलिए, आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली कैसे करना है, कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये सब वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, यू जस्ट राइट डाउन लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। पहले तो लेट ही करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नहीं लिख के आ जाना वहां पर। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ये गर्ल्स आ गई, ये बॉयज आ गई। फिर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमेशा 2 ही कंडीशन होंगी इस चैप्टर में, वहीं से इक्वेशंस बनती रहेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 है। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सर ऐसा क्यों, x माइनस वाई इक्वल टू 4 क्यों? चलो, अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता, मैं डिटेल में बता देता हूँ। मेरे बच्चे सेकेंड कंडीशन में उसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। एग्जाम में आप ऐसा लिखा करो, जो स्टेटमेंट है ना वैसे इसको उतार दो पूरा यहाँ पर। ठीक है, और अब इसको मैथमेटिकली कर दो। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? x 4, नंबर ऑफ बॉयज कितने? y। इक्वेशन क्या बनी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो x माइनस वाई 4, पहले ही मैंने ये लिखा था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है एग्जाम में कि इक्वेशन क्या होगी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि ये 2 स्टेप लिखने की टाइम वेस्ट करो। आप अगर डायरेक्ट समझ में आ गया तो यू जस्ट राइट डाउन x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, मुझे अब ये बताओ, ये दोनों जो इक्वेशंस मैंने बना दी हैं, क्या आप इस पेयर को अब ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस पेयर ग्राफिकली? तो बोलो यस सर वी कैन सॉल्व। क्यों? क्योंकि मैंने ग्राफ मेथड बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, ग्राफ के सभी केस मैंने समझा रखे हैं। तो ये तो पेयर बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप कोई टफ वाले क्वेश्चन है वो भी तो आप कर लेते हो, क्योंकि वहां मैंने थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है ना, अगर वो आ जाते हैं तो इसका तो कुछ काम ही नहीं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम में मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको पेयर बना के दे दूंगा, आगे आपका काम है उसको सॉल्व करना। ग्राफ से पूछा ग्राफ से करो, एलिमिनेशन से पूछा एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से पूछा तो सब्स्टिट्यूशन से करो। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आप पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कंडीशंस जो मैंने अभी अभी आपको बताई, उन कंडीशंस की हेल्प से आप मुझे अभी डायरेक्ट बता सकते हो यहां पर सोल्यूशन क्या आने वाला है। यू कैन टेल मी डायरेक्टली। तो यहां पर क्या सिचुएशन आएगी? यहां पर आएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है ना, क्योंकि a1 बाई a2 करूंगा 1 आएगा, और b1 बाई b2 करूंगा तो -1 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो गर्ल्स 7 आएंगी, बॉयज हमारे जो है 3 आएंगे। ठीक है, तो आई होप यू कैन सॉल्व नेक्स्ट ग्राफिकली। ठीक है, अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे आपने खुद करना है। नाउ द सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। ये लास्ट जो 3.1 थी उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे कॉस्ट वाले, दैट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द सिचुएशन? 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। फिर पेंसिल 7 है, पेन्स 5 है, कॉस्ट विल बी 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इसको भी हम ग्राफिकली करेंगे, ग्राफिकली बोल रखा है। तो मेरे बच्चे पेन और
पेंसिल की हम कॉस्ट को लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट आप लेट कर लो ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड लेट ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो मेरे बच्चे फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, जल्दी बताओ क्या? 5 पेन्स, 5 पेंसिल्स, 7 पेन्स ₹50 के, 5 पेंसिल 7 पेन्स, 7 नहीं 5 पेंसिल, 5 पेंसिल 7 पेन्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹50। 5x क्यों? क्योंकि एक पेंसिल x रुपीज की है ना, तो 5 पेंसिल ली तो 5x हो गया। एक पेन 5 y रुपीज का है तो 7 पेन्स लिए 7y हो गया, तो टोटल कॉस्ट उसको पड़ी थी ₹50, तो इनका सम 50 आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मेरे बच्चे क्या होगा सेकंड कंडीशन में? सर वही होगा जो लिखा है। अरे भाई पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स अब बने 46, पेंसिल्स अब ज्यादा है, ठीक है, कुछ नहीं इंटरचेंज ही किया है। 7 पेंसिल्स, ये उनकी कॉस्ट आ गई। 5 पेन्स, अरे यार क्या कर रहे हो, एक्स आएगा यार। 7 पेंसिल्स 5 पेन्स, 5 आए, टोटल कॉस्ट कितनी 46। मेरे बच्चे क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर सकते हो, जल्दी बताओ। तो बोलो यस सर वी कैन सॉल्व। तो भाई इसको आगे ग्राफिकली सॉल्व कर लेना, और ये भी यूनिक सॉल्यूशन का है। दो जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर कुछ भी आपको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा था अभी वही कंडीशंस यहां अप्लाई करके सिर्फ आपको बताना है ये लाइंस कैसी हैं, क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या पैरेलल हैं, या फिर कॉन्साइड्स कर रही हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। मेरे बच्चे आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा है, मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे करवाऊंगा आपको। सबसे पहले लिखो A1/A2, तो आप देखोगे इट इज 5/7, ठीक है, ये आपका A1 और ये आपका A2 आ गया 5/7। फिर दूसरा वाला रेशो B1/B2, B1/B2 क्या है सर -4/6, कैंसिल किया तो 2/3 आएगा माइनस का, जो कि A1/A2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहां पर क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है यहां पर सर A1/A2 is not equal to B1/B2, ठीक है, ये लिख दिया। देन यू जस्ट राइट डाउन देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। बस ये लिख के छोड़ देना, ग्राफ मत बनाना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा कि ग्राफ बनाना है फिर उसका सोल्यूशन निकालो। उसने जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ये पेयर जो दे रखा है ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इतना ही लिखना है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बिल्कुल सिमिलर ऐसी रेशो निकालनी है, जो भी केस आएगा वो आपको बता देना है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर आप खुद ही कर लेना। सेकंड जो पार्ट है आपका 9/18, देखो रेशो बनेगी 1/2, 3/6 रेशो बनेगी 1/2, 12/24 रेशो बनेगी 1/2। तो भाई तीनों बराबर आ रहे हैं, तो मतलब लाइंस आर ओवरलैपिंग, कॉन्साइड्स करेंगी, कॉन्सिडेंट लाइन से ही। नो द थर्ड केस 6/2, सर रेशो आ गई 3, ठीक है, 6/2 से आ गया आपका 3। दूसरा आ गया -3/-1, ये भी सर 3 आ गया। तीसरा आ गया 10/9, अरे भाई 10/9 तो इसके इक्वल होता नहीं, तो आपको कौन सा केस मिला, थर्ड वाला जो नो सोल्यूशन का केस था। और अगर हम लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस आर पैरेलल। आपको यार नो सोल्यूशन या सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसने बोला है लाइंस के बारे में, तो आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट में लिखना है द लाइंस आर पैरेलल, ये ध्यान रखना, खुद से एक्स्ट्रा लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर लाइंस के बारे में नहीं आपको बताना है, यहां पर इस पेयर के बारे में बताना है। ये पेयर हमें सॉल्यूशन जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। यहां पर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, लाइंस के बारे में कुछ मत लिखना, सिर्फ सिस्टम के बारे में बताना कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो मैं पहला पार्ट पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। सेम आपको रेशियो निकालनी है,
तो A1/A2 निकाला, मेरा आया 3/2। फिर मैंने B1/B2 फाइंड किया, मेरा आ गया 2/-3। अब 3/2/2/-3 के इक्वल तो होता नहीं, तो आपको लिखना है 3/2 यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये बराबर नहीं आए, आपने लिखना है सिस्टम इज व्हाट, कंसिस्टेंट। मैंने आपको पहले बताया जब वो टेबल दिखा रहा था आपको एनसीईआरटी वाला, क्या दिखाया कि जब जब आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तब तब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। यानी जो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और जो आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों केस जो है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जब जब नो सॉल्यूशन है तब आपको बोलना है इनकंसिस्टेंट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इनकंसिस्टेंट कब है, जब लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, नो सॉल्यूशन के केस में। क्लियर है? कंडीशंस अगर आपको याद है तो आई होप कि आप ये सभी पार्ट बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल हैं और आपने इनको जल्दी से कर लेना है। ये आपके हवाले कर रहा हूं मैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। भाई देखो, पहले ये थर्ड क्वेश्चन जैसे ही करना है, सिस्टम के बारे में आपको बताना है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, इनकंसिस्टेंट है या नहीं। फिर कह रहा है कि अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ। इस पार्ट में हमें ये नहीं बोला है थर्ड में कि सॉल्व करना है, बस आपको बताना है कि सिस्टम कैसा है, लेकिन फोर्थ में सॉल्व भी करना है अगर वो कंसिस्टेंट हुआ। तो कंसिस्टेंट कब कब होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस में और यूनिक सॉल्यूशन के केस में, तब आपको ग्राफिकली उनको सॉल्व करके दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पेयर दे रखा है, ग्राफ आप बड़े मजे से बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ किस किस का बनाना है, जहां जहां सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो एक एक पार्ट को हम यहां पर देख लेंगे, मैं आपको बताता जाता हूं मेरे बच्चे। पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, A1/A2 मैंने फाइंड किया तो वो आया 1/2, ठीक है, 1/2। फिर मैंने दूसरा पार्ट फाइंड किया B1/B2, तो वो मेरा आया 1/2। अरे वाह सर, ये तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, वो आया 5/10, कैंसिल वैंसिल किया 1/2। तो यार ये तीनों बराबर आ गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर आ गए। तो सिस्टम क्या हुआ, कंसिस्टेंट। दिस पेयर इज व्हाट, कंसिस्टेंट। लाइन्स आर coincides with each other, they are overlapping lines। अब आपको इनका ग्राफ बनाना है, क्योंकि उसने बोला जब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ। तो यहां पर दोनों लाइन जो बनाओगे वो एक ही लाइन बनेगी, एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो, बस इतना सा पार्ट है। सेम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में करना, आपको चेक करना है। तो सेकंड पार्ट में अगर मैं जल्दी से बता दूं आपको, तो ये 1/3 दे रहा है पहली रेशो, दूसरी भी 1/3 आ रही है और तीसरी 8/16, कैंसिल वैंसिल किया तो 1/2। भाई फर्स्ट टू इक्वल आ रहे, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, ये नो सोल्यूशन वाला है, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। भाई सेकंड पार्ट क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो इसको सॉल्व नहीं करना, इसको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन जो आपकी है पैरेलल होंगी। कंसिस्टेंट में ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जो पूछा गया। नाउ द थर्ड पार्ट, 2/4 रेशो 1/2, फिर 1/-2, तो इट इज 1/2। तो यहां पर 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। थर्ड पार्ट का ग्राफ बनाना है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख के आना, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट को आई थिंक यू कैन डू 2/4, रेशो आया 1/2। फिर आ गया -2/-4, ये भी रेशो 1/2 आएगा, ठीक है। फिर देन -2/-5, तो भाई ये 2/5 बन जाएगा। फर्स्ट टू इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ग्राफ कुछ नहीं बनाना, अगर बनाओगे लाइंस पैरेलल आएंगी, वैसे उसने बोला ही नहीं है इनकंसिस्टेंट का भी ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो जो कंसिस्टेंट है उसी का ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थे। कॉपी पे जरूर इनको प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि सर समझ में आ गया, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो हमें तो वैसे ही याद हो जाती सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। बच्चों को खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल सम है। इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से, थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है स्टेटमेंट, बट बहुत सिंपल है। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter,
यहाँ पर कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आती, सर ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको नहीं पढ़ता फर्स्ट कंडीशन को समझने के लिए, ठीक है। जिसको हाईलाइट किया उसको मत पढ़ना, अब पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, ऐसे पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, यानी रेक्टेंगल गार्डन का जो भी पेरीमीटर है अगर आप उसका हाफ करोगे तो 36 आएगा। बीच में ये जो हाईलाइट मैंने किया ना, ये सेकंड कंडीशन को बीच में इसने स्टेटमेंट में डाल दिया है। इसका ये मतलब है कि जो जिस रेक्टेंगल की बात हो रही है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ। ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। तो हमें क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी लेंथ और विड्थ आपको फाइंड करनी है। फिर आगे कैसे, मतलब उसको फाइंड कैसे करना है, पेयर बना के, ग्राफिकली, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपकी इच्छा होती है, तो एलिमिनेशन आई थिंक आपका फेवरेट, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा इसको लिख के बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले लेंथ विड्थ आप लेट कर लीजिए। लेट लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, आप एग्जाम में पूरा स्पेलिंग वगैरह लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर, ठीक है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एग्जाम में, ऐसे शॉर्टकट नहीं चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मेरे बच्चे फर्स्ट कंडीशन में पेरीमीटर की बात कर रहा था, ऐसे मैं पहले इंग्लिश में लिख लेता हूं। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, अगर मैं पेरीमीटर का हाफ करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, 36 मीटर के इक्वल आता है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। तो यहां लिखना है हाफ का 1/2 हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी बताओ। ये होता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36। यहां देखें, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36। लेंथ को आपने x लिया है, विड्थ को आपने y लिया, इक्वल टू 36। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। मेरे बच्चे सेकंड कंडीशन में लेंथ और विड्थ का कोई रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है, जल्दी बताओ मेरे को। कंडीशन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से। तो कंडीशन अब बना लोगे ना मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लिखना है लेंथ में से विड्थ को हम माइनस करेंगे और 4 ले लेंगे। अब ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, इतना तो समझ में आ गया यार, लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है, दोनों को माइनस करेंगे 4 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। दैट्स ऑल। अब ये दो इक्वेशंस मैंने बना के दे दी। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल आप कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जरूर लिखना, मजा आएगा मेरे को भी, ठीक है, कि आप वाकई पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। तो आगे आपका काम है यार, ग्राफ से करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही छोटा सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और काफी मतलब इसमें आप चीजें समझते हो, सीखते हो। अगर आपको कोई ऐसा बोल दे यार ऐसा पेयर बता जो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ऐसा पेयर बता जो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन दे रहा है, ऐसा पेयर बता जो नो सोल्यूशन दे रहा है, तो जल्दी से कैसे उसको बताना ये बना के। ये क्वेश्चन वही सिखाता आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आपके पास ये इक्वेशन उसने दे दी। अभी कह रहा है राइट another linear equation in two variable such that geometrical representation is like this। पहला पार्ट इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कॉन्साइड्स। देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x माइनस प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दे दिया उसने पेयर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे इसके साथ एक लीनियर इक्वेशन और लिखो जिससे मतलब जो पेयर बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू। तो आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिससे ये रेशो इक्वल ना आए जो मैंने बोला। तो यहां पर आप अपनी इच्छा से लेट अस सपोज 5x लिख दो, पहला कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्ट में ऐसे कुछ भी डाल दो, पहले 5x डाल दो, 7x डाल दो, 9x डाल दो, कुछ भी डाल दो, डाल दिया 5x। तो यहां पर जैसे आपने 5x रखा
उस टाइम पे a1/a2 कितना आ रहा है इस टाइम पे 2/5। अब आगे जो लिखोगे y वाली टर्म, तो भाई ऐसा नंबर लिखना कि 2/5 ना आए ठीक है, वैसे तो ऊपर 3 है 2/5 नहीं आएगा, बट ध्यान रखना अगर कई बार ऐसा होता है कि सेम सेम आ जाता है तो आपको ऐसा नंबर लिखना है कि 2/5 ना आए, क्योंकि आपके पास a1/a2 क्या रखा है 2/5। तो भाई b1/b2 जो है वो 2/5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहते हो। तो b1/b2 2/5 नहीं आना चाहिए। अरे भाई ऊपर तो 3 लिखा है तो 2/5 कैसे आएगा, यहां पर कुछ भी डाल दो अपनी इच्छा से 7y, और कांस्टेंट भी कुछ भी डाल दो, लेट अस सपोज 10 डाल दिया। अब देखो a1/a2 2/5 और b1/b2 कितना आ गया 3/7, आगे ना दोनों नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो आपने वो पेयर बना दिया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो आपने वो पेयर बना दिया जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बस ऐसे ही यार, इसके साथ अभी इनफाइनाइट यानी ओवरलैपिंग लाइन यानी कॉन्साइड्स लाइन का दूसरा लाइन लिखना है, ये आगे वापस वही। अब इसके साथ एक ऐसा लाइन लिखो जिससे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम हो जाए, वो तो बड़ा मजेदार है। कुछ नहीं करना, जब भी आपको ओवरलैपिंग लाइन चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए, मेरे बच्चे जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। वन नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, किसी और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 से 4 से 5 से, किसी से फ्रैक्शन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सपोज मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4, इसको 2 से इंटू किया ये बन गया 6, इसको 2 से किया ये बन गया 16 इक्वल टू 0। ये जो पेयर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरलैपिंग लाइंस, कॉन्साइड्स लाइन। द सिस्टम इज व्हाट, कंसिस्टेंट एंड प्रोवाइडिंग इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। बट वो सब आपको लिखना नहीं है, बट हमने ये पेयर बना दिया जो लाइंस कैसी हैं, ओवरलैपिंग लाइन है, कॉन्साइड्स कर रही। समझ आया ना बना कैसे, जो इक्वेशन दे रखी है एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 और 0 को छोड़कर, तो अपने आप आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा इसमें हो रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल। और लास्ट केस क्या था, नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे बनानी, अरे उसमें फर्स्ट टू इक्वल होते हैं, फर्स्ट टू इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं होता। कुछ नहीं करना, जैसा इनफिनाइट में किया कुछ ऐसा ही करना है, बट वहां c2 होगा ना जो, वो कुछ चेंज कर लेना। x और y वाली टर्म को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, x और y को, लेट अस सपोज 5 से कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 5 से किया ना, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। मतलब अपनी इच्छा से हमने ऐसे एक नंबर सिलेक्ट किया और एक्स वाई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन ऐसा नंबर मत डालना जिससे वो रेशो सेम आ जाए। रेशो 2/10 और 3/5 चल रहा है, 3/15 चल रहा है। 2/5 बोले तो 1/5, सॉरी 2/10 बोले तो 1/5, 3/15 बोले तो 1/5, 1/5 चल रहा है ना, तो यहाँ आगे ऐसा नंबर मत लिखना जिससे 1/5 हो जाए, कुछ ऐसा ही नंबर लिख देना, 1/5 नहीं आना चाहिए। तो भाई ऐसे लिख दो, 10 लिख दो, तो 8/10 कभी भी 1/5 तो आएगा नहीं। तो भाई ये जो आपने पेयर बनाया, ये कौन सा पेयर है, कौन सा पेयर है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफी डिटेल में बता दिया कैसे बनाना होता है पेयर, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, प्लस लाइंस जो ट्राइंगल बनेगी उसके वर्टिसेस भी ढूंढूंगा, उसके बाद जो लाइंस हमारी जो ट्राइंगल बनेगी उसका मैं एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा और वाई एक्सिस के बारे में भी समझाऊंगा। तो यहां पर जल्दी से हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या है बच्चे मेरे इक्वेशंस, x माइनस वाई प्लस 1 पहली वाली, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरे बच्चे सेकंड वाली क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले बॉक्स बनाइए जिसमें दो दो, कम से कम दो दो सोल्यूशंस हो। देखो हो सकता है आप स्कूल में या कहीं किसी से 3 सोल्यूशन सीख रहे हो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा 2 ही सोल्यूशन निकालो ग्राफ बनाने के लिए। आप कभी भी गलती नहीं करोगे, कोई मार्क्स नहीं करते हैं, ठीक है।
ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से x या y निकालो, मैंने x निकाल लिया जो आ गया 1 -1 + y, ठीक है, ये -1 है, y और 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, हो गया -1 + y। इसके साथ मेरे बच्चे बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बन गया, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, दो सोल्यूशन चाहिए मेरे को, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर y, लेट अस सपोज 4, ठीक है, y मैंने 4 लिया तो मेरा x कितने निकल के आएगा, 3 आएगा, तो पहला पॉइंट मेरा 3 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं y 6 ले लेता हूँ, अगर मैं y 6 लेता हूँ तो 6 में से 1 गया, 5 आ गया। तो भाई फर्स्ट लाइन के जो दो सोल्यूशन मैंने निकाले हैं उनके नेमिंग कर लेते हैं, पॉइंट का a आ गया 3 4 और b आ गया 5 6। इस क्वेश्चन से आपका पूरा ग्राफ मेथड भी रिवाइज हो जाएगी, कैसे ग्राफ मेथड अप्लाई करना होता है, उसी तरह से कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड इक्वेशन को उठाओ, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से x या y निकाल लो, लेट अस सपोज हम यहाँ से y निकालते हैं, मेरे बच्चे 2y 3x उधर चला गया, यहाँ से y का वैल्यू निकाला मैंने 12 - 3x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 12 - 3x बाई 2। अब दो सोल्यूशन कम से कम आपको यहाँ पे निकालने, बनाइए बॉक्स, यहाँ पर है x, यहाँ पे है y। चलिए अब वैल्यू डालो, मैं यहाँ पे x को डाल रहा हूँ 0, x को 0 डाल रहा हूँ, तो 12/2 बचेगा, 6 आ गया, तो मेरा पॉइंट बन गया 0 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं और चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे x को 4 लेने वाला हूँ। अगर मैं x को 4 लेता हूँ तो 3 4 12, 12 में से 12 0, 0/2 0, तो मेरा आ गया। तो मेरे जो दो पॉइंट यहाँ निकले, एक का नाम C रख लेता हूँ 0 6 और दूसरा नाम D रख लेता हूँ, इट इज़ 4 0। तो जब आप ग्राफ मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला स्टेप उसका यही होता है, कम से कम दो सोल्यूशन ले लो दोनों इक्वेशंस के। तो सोल्यूशन आपके सामने, मैंने नेमिंग भी कर दी है, ए बी उसका सी डी। अब इसको प्लॉट कर देना जल्दी से ग्राफ के ऊपर। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ग्राफ। एग्जाम में आपके पास ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, आपकी जो आंसर शीट होती है उसी के अंदर ग्राफ छुपा होता है, उस ग्राफ पे सब आपको बनाना होता है ग्राफ मेथड। ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। जल्दी से पॉइंट प्लॉट करें, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, आपने स्केल वगैरह सब यूज़ करना होता है। ए बच्चे 3 4 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे बच्चे ए पॉइंट आ गया। फिर आ गया 5 6, ये 3 4 5 6, इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इट इज़ बी पॉइंट। ये ब्लैक कलर में है ना, जो ब्लैक कलर में, बस उस पॉइंट पे ध्यान देना, ये बी पॉइंट आ गया, ये आपका ए पॉइंट आ गया। दूसरी वाली जो लाइन है उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पहले इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ब्लू कलर से नहीं, इसको ज्वाइन करते हैं पर्पल कलर से। ए और बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आपने स्केल से बनाना है तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आपको पता चलती रहेगी। अब मैं बना रहा हूँ दूसरी वाली सी डी लाइन, तो सी है मेरा 0 6, ये 0 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, यानी इसके सामने बिल्कुल बी के सामने, यहाँ पर मेरा सी पॉइंट है। उसके बाद आ गया मेरा 4 0, 4 है 1 2 3, यहाँ पर 4 आ गया, ये मेरा आ गया डी पॉइंट, इसको ज्वाइन करो। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। तो अगर आपको क्वेश्चन आया जस्ट सॉल्व ग्राफिकली, तो यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइंस, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है सॉल्यूशन। यहां पर जो x और y की वैल्यू आपको दिख रही है वो आपने लेने, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, x कितना है y कितना है वो देखना है, तो वो आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था, उसका ये क्वेश्चन था कि यार चलो ठीक है, आपने ग्राफ बना दिया दोनों लाइंस का, आगे कह रहा है डिटरमाइन the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis। ये दोनों लाइंस और x-axis मिलकर जो ट्राइंगल बना रहे हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों लाइंस और x-axis मिलकर जो ट्राइंगल बना रहे हैं, उसको शेड भी करो। चलो मैं शेड करके ही बताता हूं, लो भाई ये आ गया, आधा समझ, ये शेड कर दिया, दैट्स ऑल। ये वो ट्राइंगल और ये वाला पॉइंट, इसका नाम रख लेता हूं P, इसका नाम रख लेता हूं Q, और ये ऑलरेडी D पॉइंट है। तो ये जो ट्राइंगल आपके पास बनी PQD, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और इसके वर्टिसेस क्या है मेरे बच्चे, जैसे आपको यहां पर D के वर्टिसेस दिख रहे हैं, वो है 4 0। क्या मुझे आप P के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि आपने इसको बनाया होगा ग्राफ पे, तो ग्राफ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा कि यहां पर हाइट कितनी है इस पॉइंट की और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लिख पा रहे होंगे। बस ग्राफ से आपको देख के इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे लिख लेना है। और जो तीसरा पॉइंट है क्यू,
यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका एक कोऑर्डिनेट तो मैं लिख देता हूँ, कौन सा वाला, y वाला, y 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसका x कोऑर्डिनेट, वो आपको ग्राफ पे दिख रहा होगा कि वो क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, जब -1/2 होगा, दैट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। तो ये है क्वेश्चन 7th कंप्लीट जो उसने पूछा था। बट अगर इस क्वेश्चन में वो ऐड करता है यार इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालो, तो मेरे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो इसमें यही लगेगा हमेशा, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर आपको क्या करना है, बेस कितना लेना होता है मेरे बच्चे, ये Q से लेकर D तक ये पूरा जो डिस्टेंस है, दिस इज द लेंथ ऑफ बेस। अब ऐसा मत करना कि Q नेगेटिव साइड है तो आप OD में से उतना पार्ट माइनस कर दो, नो नो नो, लेंथ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, टोटल डायमेंशंस काउंट करनी है। देखो ओरिजिन से लेकर डी तक मैं कितना गया, 4 यूनिट, और मानो ओरिजिन से जो क्यू है वो 1 यूनिट है, बेशक नेगेटिव साइड है तो 4 में से 1 माइनस मत कर देना, आपको उसको पॉजिटिव ही समझना है क्योंकि आप लेंथ को ढूंढ रहे हो, टोटल उस लाइन सेगमेंट का लेंथ कंफर्म कर रहे हो। तो यहां पर अगर ये 1 यूनिट उधर गया नेगेटिव साइड और ये 4 यूनिट है तो टोटल लेंथ इसकी 5 बन जाएगी। दिस इज द लेंथ ऑफ बेस। और हाइट कितनी होगी, ये हाइट लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हाइट कितनी होगी, इस पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट बन जाएगी। लेट अस सपोज यहां पर हम मान लेते हैं कि ये 4 यूनिट है, तो यहां पर 4 लिखना है। आपको ग्राफ पे पूरा करना है तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कितना यूनिट आ गया, तो अभी मैं 4 मान के चल रहा हूं, बस इसको कैंसिल वैंसिल करना है तो 10 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। आता समझ, ऐसे एरिया निकालना। अब इसका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि सर वाई एक्सिस का जो ट्राइंगल बन रही है वो ट्राइंगल को शेड करो। लो भाई, वाई एक्सिस के साथ बना देते हैं, वाई एक्सिस के साथ बनाते हैं, ये आगे वाई एक्सिस वाली ट्राइंगल, इसको ये ब्राउन कलर से मैं शेड कर रहा हूं, तो वाई एक्सिस भी यूज कर सकता है ना वो, ये आगे वाई एक्सिस। ठीक है मेरे बच्चे, दैट्स ऑल। फिर बोलेगा इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ, तो भाई ये पी, ये आपका सी, और ये आपका ये वाला यहां पर आएगा पॉइंट, मानो इसका नाम आर रख लेता हूं, ये पॉइंट आर आ गया, ये सी आ गया, ये आपका पी आ गया। तो ये वर्टिसेस आपको ग्राफ पे लिख देने हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तीनों के। उस बार अगर इस ट्राइंगल का एरिया बोलता है, तो एरिया जब बोलेगा मेरे बच्चे, तो यहां पर आर से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा बेस। ग्राफ पे देख लेना कितनी डायमेंशंस कवर हो रही है इसमें, 3 यूनिट 4 यूनिट 5 जितनी भी डायमेंशंस कवर होगी ये इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा 1/2 बेस, ये बेस आ जाएगा। और हाइट आपको यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेना है, यानी इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लेना है। ठीक है, इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस देख लेना है, जितना ये डिस्टेंस होगा वो हमारे पास यहाँ पे इसकी हाइट बन जाएगी ट्राइंगल की। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं ये सभी आपने प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ भी बनाना है, सॉल्यूशन भी दिखाओ, उसका ट्राइंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रही है उसके वर्टिसेस भी लिखो, उस ट्राइंगल का एरिया भी लिखो, फिर वो ट्राइंगल जो वाई एक्सिस के साथ बन रही है उसके वर्टिसेस भी लिखो और उस ट्राइंगल का भी एरिया निकालो। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये प्रैक्टिस जरूर करना, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके डियर, तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो मैंने एकदम आपको कंप्लीट करवा दी है। आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को अभी अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करो।